सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन और ये फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन थी, ठीक है। और इसका ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये इक्वेशन थी आपकी फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन या क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट वाली। क्लियर है? तो इसी से रिलेटेड दो एप्लीकेशंस और बता देता हूं मैं, इसी के, है ना। हेडिंग डालो एप्लीकेशंस, यानी एप्लीकेशंस आप समझते हो, अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग क्या है, ठीक है जी, किसके? एप्लीकेशंस ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन, इसके अनुप्रयोग बताने हैं। तो इसका जो अनुप्रयोग है उनमें पहला है इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। इसकी हेल्प से आप बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट बता सकते हो प्रेशर का। तो इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रेशर, ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑन या इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हो। इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रेशर, है ना, यानी प्रेशर का इफेक्ट है, प्रभाव है, दाब का प्रभाव किस पर? क्वथनांक पर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वथनांक होता है, यानी क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। तो इफेक्ट, ठीक है, किसका है? प्रेशर का है, बॉइलिंग पॉइंट पर। यानी प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर घटाने पर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बात आपको बतानी है। और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे भी कह सकते हो ऑफ ए लिक्विड, ठीक है जी। तो आप कह सकते हो इफेक्ट बताना है किस पर? बॉइलिंग पॉइंट पर, और किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी किसी द्रव के क्वथनांक पर, किसका? प्रेशर का। हेडिंग समझ में आई? ये एप्लीकेशंस है, अनुप्रयोग है, यानी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन जो है फर्स्ट वाली, उसका अनुप्रयोग क्या है, उसका यूज कहाँ होता है, क्या लाभ है इसका। तो इसकी हेल्प से प्रेशर का इफेक्ट बताया जा सकता है किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर। और कैसे बताया जाता है, आइए देख लेते हैं। डायग्राम तो मैंने आपको समझा ही रखा है। डायग्राम में मैंने आपको बताया जो BC है वो चेंज ऑफ स्टेट के बारे में बताता है ना। मैंने बताया था AB और AF, ये जो है यहाँ तक कोई जो सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में रहता है ना। मान लो लिक्विड से आप बदल रहे हैं किसमें? वेपर में। तो फिर A से B तक और E से F तक जो सब्सटेंस है किसमें रहेगा? लिक्विड में। फिर मैंने बताया था B से C तक और F से G तक जो कोई सब्सटेंस है वो किस स्टेट में रहता है? दोनों स्टेट में होता है। यहाँ से लिक्विड जो है ना C तक जाते जाते वेपर में बदल जाता है ना। B से शुरू होता है वेपर में बदलना और C तक जाते जाते वेपर में बदल जाता है। ठीक, इसी प्रकार F से चलते चलते G तक आते आते सारा लिक्विड वेपर में बदल जाता है। C से D तक वेपर स्टेट होती है ना, फिर तो वेपर स्टेट ही होती है, वाष्प वाली अवस्था। और G से H तक भी वेपर स्टेट होती है, ठीक है जी। तो आप एक बात देख के बताओ, जो B है, B पर वॉल्यूम जो है, यहाँ पर तो लिक्विड स्टेट है ना भाई, B पर जो है थोड़ा सा देख लो, B पर जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है? लिक्विड। और C पर जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी? वेपर। और आपको पता है वेपर का जो वॉल्यूम है ज़्यादा होता है ना, और वेपर का वॉल्यूम यानी C पर जो वॉल्यूम है वो V2 माना है, जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो V1 है। और आपको पता है वेपर का वॉल्यूम ज़्यादा है, ग्राफ से ही देख लो चाहे, है ना। तो यहाँ से जो V2 माइनस V1 है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा या नहीं? V2 माइनस V1 पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। और L और T तो हमेशा पॉजिटिव होंगे ही, ठीक है जी। तो बताओ dP बराबर क्या आएगा? dP बराबर आएगा L अपॉन T V2 माइनस V1 और इंटू dt, यही तो आएगा, ठीक है जी। ये T है, तो आप देख के बताओ dP प्लस का आएगा या नहीं? ठीक है जी, dP प्लस का आएगा, है ना।
और देखो तो dt भी प्लस का आएगा, यानी यदि v2 माइनस v1 कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो यदि ऐसा है तो dp अपॉन dt जो है ना वो पॉजिटिव आएगा, और यदि dp अपॉन dt पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है ना, dp बराबर dt इधर पहुंच गया, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि इधर का सारा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, और इधर पॉजिटिव है तो dt भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है dp भी पॉजिटिव है ना, और dt भी कैसा आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसका मतलब है dt पता क्या है, dt है बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट, वृद्धि क्वथनांक में, ठीक है। तो क्वथनांक बढ़ जाता है, देख लो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, क्वथनांक बढ़ जाता है, ये dt टेम्परेचर में इंक्रीमेंट है, चेंज है, तो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कब, यदि प्रेशर बढ़ जाए तो। और प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमें प्रेशर का इफेक्ट तो बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट पर, इसका मतलब है प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर ही तो है, वो टेम्परेचर जिसमें कोई जो लिक्विड है वो वेपर में बदलने लगता है, उबलने लगता है ना। तो इसका मतलब है प्रेशर बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे उसमें तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। तो सीधी सी बात ये है, ठीक है, कि प्रेशर बढ़ाने पर है ना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो आप लिख सकते हो, लैंग्वेज लिख दूंगा मैं, पूरा समझा दिया मैंने कॉन्सेप्ट, तो आप इसमें लिख सकते हो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, हमेशा वो भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। तो नंबर सेकंड एप्लीकेशन इसका देखते हैं फिर, इफेक्ट ऑफ, देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट पर देख लेना आपने। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट यानी आप समझते होंगे, इसे बोलते हैं मेल्ट मानी पिघलना, ठीक है, गलनांक बोलते हैं, गलनांक यानी गलनांक पर, और लिक्विड का नहीं होता गलनांक, ठोस का होता है, सॉलिड्स, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, ये सॉलिड्स कह सकते हो, ठीक है जी। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, किसी, ठीक है, ठोस के गलनांक पर दाब का प्रभाव। देखो कैसे भाई, सॉलिड है ये, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि भैया कोई सॉलिड है, उसे आप किसमें बदल रहे हैं, लिक्विड में। एक सॉलिड है कोई, उसे आप किसमें बदल रहे हैं, लिक्विड में। तो आप मान के चलेंगे ठीक उसी प्रकार जैसे आप लिक्विड को वेपर में बदल रहे थे, तो आप मानते थे ए से बी तक लिक्विड स्टेट है, बी से सी तक दोनों स्टेट हैं, लिक्विड और वेपर, और सी से डी तक वेपर स्टेट है। तो ठीक इसी प्रकार आप मान के चलेंगे कि ए से बी और ई से एफ कौन से स्टेट है, सॉलिड, ठीक है जी, और बी से सी और एफ से जी तक दोनों स्टेट हैं, दोनों, ठीक है, और सी से डी कौन सी स्टेट होगी, लिक्विड, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप मान के चल रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में आप बदल रहे हैं, ठीक है। बी पर जो है आप देख के बताओ, मैंने बताया ए से बी तक है सॉलिड, तो बी पर सॉलिड होगा या नहीं, ठीक है, बी पर क्या है, सॉलिड। बी से सॉलिड बदलना शुरू हो जाता है लिक्विड में, तो सी तक आते आते बदल जाता है। ये बी सी जो है ना, ये चेंज ऑफ स्टेट को दिखाता है, कल समझाया था मैंने अच्छे से। तो सी क्या है, मतलब सी पर सब्सटेंस किस स्टेट में होगा, लिक्विड, ठीक है। और इसमें दो केस बनेंगे, ये बात तो आपने देखी कि बी पर वॉल्यूम V1 है सॉलिड का, और सी पर जो वॉल्यूम है वो V2 है सॉलिड का। लेकिन यहाँ पर दो केस बनेंगे। मान लो केस नंबर ए केस तब के लिए है जब जो आपका सॉलिड है वो वैक्स लाइक है। वैक्स लाइक यानी वैक्स माने मोम, यानी मोम के जैसा है सॉलिड, मोम जैसा, मोम और उसके जैसा कोई भी सॉलिड हो सकता है। जो वैक्स लाइक का मतलब है जो गर्म करने पर, ठीक है, पिघलता हो, पिघलते तो सभी हैं, मतलब जिसका मतलब आयतन बढ़ता हो, वॉल्यूम बढ़ता हो, ठीक है। जो वैक्स है ना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जब सॉलिड रहेगा
तो उसका वॉल्यूम आयतन कम रहेगा, और जब वो लिक्विड में बदल जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वैक्स लाइक सॉलिड का मतलब क्या है? वैक्स लाइक सॉलिड्स का क्या मतलब है कि वॉल्यूम बढ़े, ठीक है, पिघलने पर। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो V2 ज़्यादा हो जाएगा V1 से, और बिल्कुल सेम केस हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, यानी उन सॉलिड्स के लिए जो वैक्स के जैसे हैं, मोम के जैसे हैं, उनके लिए यही बात होती है कि प्रेशर यदि बढ़ाते हो तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। यही बात लिखनी है आपको, बाद में लिखना है हैंस करके, ठीक है। क्या ये तो सब समझने की बातें हैं, लैंग्वेज में लिखनी पड़ेंगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने आपको समझाई दी है, अभी समझाया तो था। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम है ये पिछले पॉइंट की तरह। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर के बढ़ाने पर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स लाइक सॉलिड या वैक्स टाइप सॉलिड ऑल्सो इंक्रीजेज, उसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक भी बढ़ता है। हिंदी में एक बार सुन लीजिए, यानी मोम जैसे ठोस पदार्थों का गलनांक दाब के बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि प्रेशर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो इसे बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, और इसे प्रेशर को घटाओगे तो ये गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा। एक स्क्रीनशॉट यहाँ का ले लो, और देखो बी पार्ट किसके लिए हो जाएगा, तो बी पार्ट देख लो। बी पार्ट मान लो एक ऐसा सॉलिड है जिसका वॉल्यूम घटता है गलने पर, पिघलने पर, वो होता है आइस, बर्फ। आपको पता है बर्फ जो है जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, जब वो ठोस रहती है, सॉलिड के रूप में रहती है बर्फ, है ना, और जब वो लिक्विड में बदल जाती है तो उसका वॉल्यूम घट जाता है। क्लियर है? एक गिलास जो पानी है उसे जमा के देखो बर्फ के रूप में, तो गिलास से बाहर को निकली मिलेगी आपको बर्फ, है ना। और एक गिलास पानी को इसे बर्फ को पिघला के देखो तो गिलास थोड़ा खाली होगा, पूरा भरा नहीं मिलेगा फिर आपको, जब लिक्विड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इसका मतलब है आइस का, बर्फ का वॉल्यूम तब ज़्यादा रहता है जब वो सॉलिड रहता है, और उसका वॉल्यूम पिघलने के बाद कम हो जाता है आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, देखो पॉइंट बी पर सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम ज़्यादा है, और V2 ये सी पर V2 है जो कि वॉल्यूम घट जाएगा लिक्विड स्टेट में आने पर, तो यहाँ V1 ज़्यादा है। देखो जब V1 ज़्यादा है तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है, और जब ये निगेटिव आएगा, L और T तो पॉजिटिव रहेंगी, तो जब ये निगेटिव आया तो इसमें देख के बताओ, ठीक है, इस इक्वेशन से देख के बताओ, जब dp ये V2 माइनस V1 निगेटिव आ रहा है तो dp कैसा आएगा, मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा ना, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है यदि dp पॉजिटिव है तो dt कैसा हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है, और dp यदि निगेटिव है तो dt कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, बात समझ में आई? तो इसका मतलब है दोनों का एक दूसरे का रिवर्स होगा। dp यदि पॉजिटिव है, देख लो dp इधर पॉजिटिव लेके चल रहे हो आप, ठीक है जी, तो dp यदि पॉजिटिव है तो dt निगेटिव होगा, तो देख लो dt के आगे माइनस है ना, और यदि माइनस इसके आगे लगा लो इधर, तो dp निगेटिव है तो dt प्लस का होगा। तो उल्टी बात है कुल मिला के ना, जो पार्ट ए था उससे अपोजिट बात है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर, यानी जो आइस लाइक सॉलिड्स हैं उनके लिए प्रेशर को बढ़ाने पर जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है, ठीक है, वो घट जाता है, ठीक है, और प्रेशर को घटाने पर वो बढ़ जाता है। लेकिन एक ही बात कह दो, दूसरी तो अपने आप हो ही जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं फॉर आइस लाइक सॉलिड्स, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है, यानी कि हिंदी में सुने, बर्फ जैसे ठोस पदार्थों के लिए दाब के बढ़ाने पर, है ना, गलनांक घट जाता है। बात समझ में आई? इसका भी एक स्क्रीनशॉट लो, ये इसके एप्लीकेशंस मैंने आपको करा दिए। अब चलते हैं आगे, ठीक है जी। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो मैंने आपको कल कराई थी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, जिसे आप कहते हैं फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन, ठीक है जी।
और इसके एप्लीकेशंस मैंने करा दिया आज आपको। और देखो इसके यदि एप्लीकेशंस में आप थर्ड एप्लीकेशन देखना चाहो तो वो ही हो जाएगा जो, देखो कल हमने की फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन, आज हम करेंगे सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन। तो जो सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन को हम करेंगे ना उसका डेरिवेशन, तो उसमें इस फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो बताओ जब सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन को करने के लिए फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है तो ये एप्लीकेशंस तो हुआ, ये एप्लीकेशन हुआ, अनुप्रयोग हुआ किसका, फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन का। तो सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन जो है अपने आप में एक अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है किसका, फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन का। ठीक है, तो एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन के अंतर्गत थर्ड पॉइंट मान सकते हो, और नहीं तो अलग से हेडिंग देखो तो कौन सी हेडिंग है, सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है, और जो फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन थी वो क्लॉसियस और क्लेपेरॉन नाम के दो साइंटिस्ट ने इसमें योगदान दिया था, लेकिन जो सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन है उसमें बस क्लॉसियस का योगदान है। ठीक है, तो इसमें एक नाम नहीं आएगा क्लेपेरॉन वाला। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्लॉसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, एक तो नाम यही है, और दूसरा हो जाएगा, दूसरा नाम है सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन के नाम से भी आपसे पूछ सकता है, या डायरेक्ट फिर ये कह दे क्लॉसियस है ना लेटेंट हीट इक्वेशन, अपोस्ट्रोफी एस आएगा, लेकिन एस पहले लगाया तो केवल अपोस्ट्रोफी आता है, ये ग्रामर का एक रूल है ना। एस लगा हो किसी वर्ड के लास्ट में तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, केवल अपोस्ट्रोफी का साइन लगा देते हैं वही। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का वर्क करता है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया सब, और हेडिंग भी अब आपको समझ में आ गई। ठीक है, कि सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन करनी है तो उसका थर्ड एप्लीकेशन मान लो, या एक नेक्स्ट हेडिंग मान लो, जैसे भी आप मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन को आप फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन की हेल्प से प्रूफ करेंगे तो ये उसका एक एप्लीकेशन भी है, बाकी नहीं तो एक सेपरेट हेडिंग है ही। ठीक है, तो देखो ग्राफ ये वही है बिल्कुल, जो कुछ इसमें चेंज होगा ये तो मैंने आज ही लिखा है समझाने के लिए एप्लीकेशंस को, तो इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ चेंज होने की जो इसमें ज़रूरत है, ग्राफ लगभग सेम है, बस जो चेंज होगा यहाँ पर एडियाबैटिक्स नहीं होंगे जो कल हमने बनाए थे एडियाबैटिक्स ये। ठीक है जी, बस एक चेंज ये है, ये जो एडियाबैटिक्स बनाए थे ये नहीं होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ सेम सा है। ठीक है जी, बस इसमें एक चीज़ और है, यहाँ से एक ऐसा ग्राफ खींचते हैं इस तरीके का, ये वाला। ठीक है जी, और ये जो कर्व है ये क्या करता है, ये बाउंड्री है एक तरीके से। बाउंड्री कैसे, यानी बी से ऊपर ऊपर लिक्विड स्टेट, एफ से ऊपर ऊपर लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये बाउंड्री है नहीं, तो ये बाउंड्री है एक, है ना, क्लियर है। यानी बी और एफ से ऊपर ऊपर लिक्विड स्टेट है, बी एफ से सी जी तक दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, वही बात जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ। ठीक है, और सी जी से आगे आगे जो स्टेट एग्जिस्ट करती है वो है वेपर स्टेट। ठीक है, क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि लिक्विड किस में बदल रहा है, वेपर में, लिक्विड किस में बदल रहा है, वेपर में, क्योंकि मैंने बताया लेटेंट हीट इक्वेशन जो है चेंज ऑफ स्टेट से रिलेटेड होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप मान के चल रहे हैं कि लिक्विड किस में बदल रहा है, वेपर में, तो यहाँ पे तो लिक्विड स्टेट रहेगी, है ना, यहाँ पर दोनों स्टेट रहेंगी, समझाने के लिए है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लैंग्वेज में लिख देंगे, और यहाँ पर वेपर स्टेट रहेगी वास्तव वाली, है ना। डायग्राम में ये कर्व क्यों बनाया, क्योंकि आप बाउंड्री तय कर सके कि इस कर्व से ऊपर ऊपर लिक्विड, है ना, इस कर्व के बीच में दोनों स्टेट, और इस कर्व से परे क्या है, वेपर स्टेट है, जैसे कि मैंने लिख भी दिया है। ठीक है जी, तो लैंग्वेज में सारी मतलब डायग्राम की सारी बातें वही हैं कल वाली, तो वो सब लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहेगी, है ना, कि जैसे कि ए बी सी डी और ई एफ जी एच दो आइसोथर्मल्स हैं। ठीक है जी, ए बी और ई एफ लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, बी सी और एफ जी दोनों एग्जिस्ट को, मतलब दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, ये लिक्विड भी और वेपर भी, सी डी और जी एच वेपर स्टेट को
क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बी पर वॉल्यूम आपने V1 मान लिया, सी पर वॉल्यूम आपने V2 मान लिया है, और ABCD के लिए जो टेम्परेचर है मान लो T है, EFGH के लिए जो टेम्परेचर है T-DT है मान लो। ठीक है, ये BC जो ये आइसोथर्मल है, यहाँ पर प्रेशर P है, और जो FG है इसके लिए प्रेशर मान लो कितना है, P-DP। इस एक्सिस पर प्रेशर ले रखा है और इस एक्सिस पर वॉल्यूम। कोई दिक्कत तो नहीं है, कल वाला ही है तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कल देखो एडियाबैटिक्स बनाए थे, तो उस एडियाबैटिक्स के बनने से उसे हमने कंसिडर कर लिया था लगभग कार्नोट साइकिल की तरह। लेकिन आज भी देखो साइकिल है ये, लेकिन कार्नोट साइकिल नहीं है, क्योंकि एडियाबैटिक्स नहीं है। भाई ऐसे होते थे ना एडियाबैटिक्स, तो ऐसे तो होते थे कार्नोट साइकिल में एडियाबैटिक्स, है ना, ऐसे इस तरीके से होता था कार्नोट साइकिल। तो एडियाबैटिक्स तो है ही नहीं, आज एडियाबैटिक्स नहीं है तो कार्नोट साइकिल आप इसे मान नहीं सकते। ये नॉर्मल साइकिल है, और साइकिल का नाम क्या है, इस साइकिल का नाम है बी से सी से जी से फिर F और F से फिर B। साइकिल का नाम है BCGFB। क्लियर है, ये कार्नोट साइकिल नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो B से ये बताओ, यहाँ से चलो F से चलो F B C G F, ऐसे बना लो, चाहे B से चल लो चाहे F से चल लो, है ना। मतलब जहाँ से चलेंगे वहाँ से लेकर फिर वही आ जाना है। ठीक है जी। तो एक बात सुनो, सबसे पहली F से B तक के लिए यदि बात करो, FB के लिए, ठीक है जी, तो FB में देखो F से B तक जब आप जा रहे हैं तो देखो F पर टेम्परेचर नीचे वाले के लिए कितना है, T-DT, और B पर टेम्परेचर कितना है, T। देख लो B यहाँ पे है और यहाँ पे टेम्परेचर इसके लिए है T। तो यानी जब आप F से B जा रहे हैं ना, FB जा रहे हैं, मतलब FB के लिए, यानी जब आप F से B जा रहे हैं तो देखियो टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस थ्रू dt। ठीक है जी, टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, dt बढ़ जाता है। आप देखो पहले नीचे टेम्परेचर T-DT था, ऊपर T हो गया तो कितना बढ़ गया, dt। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था कौन सी हीट लेते हैं, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, और मैंने बताया था स्टेट चेंज के लिए जो हीट लेते हैं वो लेते हैं लेटेंट हीट। तो F से B चल रहे हो आप, फिर B से C चलेंगे, F से ले रहे हो आप कार्नोट साइकिल, तो F से ही ले लो। कार्नोट नहीं है, साइकिल का नाम कार्नोट नहीं है, आज नॉर्मल साइकिल है। क्या नाम है, F B C फिर G और फिर दोबारा F, ये है साइकिल का नाम, F B C G F। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा F से B चल रहे हो, यानी FB जो पार्ट है कर्व का, उसके लिए टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि पहले F पर कितना था, T-DT, B पर कितना हो गया, T, तो dt बढ़ गया। तो स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कौन सी हीट यूज होती है, स्पेसिफिक हीट। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, S बराबर होता है dq, है ना, अपॉन कितना होता है, m इंटू dt। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। dq क्या है, हीट, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हीट जो ली गई है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से बताओ, इस फॉर्मूले की हेल्प से हीट टेकन जो ली गई है, टेकन इन, है ना, ली गई है अंदर सिस्टम के भीतर, है ना। तो हीट टेकन इन कहां से कहां तक, फ्रॉम F टू B, F से B तक जो हीट ली गई है वो कितनी हो जाएगी, बोलो, बराबर कितना आएगा, मान लो S1 है ये, और M कितना है, M तो 1 है, M तो कितना है 1, क्योंकि आप एक बात और मान के चलेंगे कि जो सब्सटेंस है, ठीक है, उसका जो मास है ना वो 1 ग्राम है। कल भी तो ऐसे मान के चले थे। तो सब्सटेंस कितना है, 1 ग्राम,
तो देखियो डी क्यू बराबर आएगा S1 इंटू डी टी। डी क्यू से डिनोट नहीं कर रहे क्योंकि फिर बस हम बता रहे हैं कि हीट जो ली गई है वो कितनी है, F से B तक S1 dt, ठीक है। और ये S1 dt हीट F से B तक ली जा रही है। क्यों ली जा रही है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। F से B तक आ गए, B से C तक जाओ, B से C तक, ये है ना, B से C तक स्टेट चेंज हो रही है। तो एक तो ये बात कर ली हमने, दूसरे में B से C तक जा रहे हो आप, B to C, तो स्टेट चेंज हो रही है नहीं, ठीक है। यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, यहाँ स्टेट चेंज हो जाती है, चेंजेस। और बताओ कहाँ से कहाँ तक? भाई B पर तो क्या था, लिक्विड था, और C पर बन गया सो ये वेपर, तो लिक्विड से फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट चेंज हो गई। और स्टेट चेंज के लिए तो लेटेंट हीट यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हीट है, जो हीट ले रहे हो आप, हीट टेकन इन, भाई लो गई तो, क्योंकि हीट चाहिए आपको स्टेट चेंज करने के लिए, अवस्था परिवर्तन के लिए, हीट टेकन इन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम B टू C। जो हीट आप ले रहे हैं मान लो L है, भाई लेटेंट हीट है तो वो तो L हो जाएगी। आप जानते हो ना Q बराबर ml होता है, तो Q बराबर ml हो जाएगा। साइड में बता दूं आपको मैं, Q बराबर क्या होता है, m इंटू एल। तो भैया Q m तो 1 है ना, तो Q जो है कितना बचा, केवल L बचा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ साइड में। हालांकि तरीके से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे आपको, यहाँ तो बस केवल आप समझो। तीसरे पे आओ। तीसरा C से G, ठीक है, CG पोर्शन जो है, यानी C to G। देखो भैया C से G तक टेम्परेचर फॉल हो रहा है, गिर रहा है। C पर टेम्परेचर था T, और G पर टेम्परेचर हो रहा है T माइनस dt, तो कितना गिर गया टेम्परेचर, dt। तो यहाँ पर टेम्परेचर फॉल्स, ठीक है। कितना गिरता है, थ्रू, कितना गिर रहा है, dt टेम्परेचर गिर रहा है। तो फिर टेम्परेचर बढ़े या घटे, टेम्परेचर चेंज के लिए यूज होती है स्पेसिफिक हीट। तो इसलिए वहाँ पे S1 माना था, यहाँ S2 मान लो, ये हो जाएगा dq अपॉन m की जगह 1 इंटू dt। तो देखो कितना आएगा, S2 इंटू dt आएगा नहीं, कितना आएगा, S2 इंटू dt। लेकिन ये हीट ली गई नहीं है, टेकन इन नहीं आएगा, गिवन आउट, क्योंकि हीट दे रहे हो आप। भाई जब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप हीट ले रहे थे, तो टेम्परेचर घटाने के लिए, टेम्परेचर कब घटेगा, जब हीट जाएगी, निकलेगी, है ना। तो यहाँ पर आएगा हीट टेकन इन आ रहा था वहाँ, यहाँ आएगा हीट गिवन आउट, ठीक है, दी गई उस वहाँ। और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम C टू G, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S2 इंटू dt। बात समझ में आई आपको? इसके बाद फोर्थ पे चलो। फिर फोर्थ कहाँ करूँ, यहाँ कर लें, यहाँ देख लो। देखो फोर्थ जो है कौन सा है भाई, F से B पर गए, B से C पर गए, C से G पर गए, और G से फिर F पे आ जाओ, G से F पर, यानी G to F। देखो G से F तक अवस्था परिवर्तन फिर हो रहा है। भाई B से C तक लिक्विड किस में बदल गया था, वेपर में, लेकिन आप G से F पे आओगे ना, वेपर फिर किस में बदल रही है, लिक्विड में, ठीक है। भाई उल्टा है ना, ये वो ऐसे था, ये ऐसे है, तो वेपर किस में बदल रही है, लिक्विड में। वेपर लिक्विड में बदल रही है, यानी फिर स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंजेस। और यहाँ पर लिक्विड से वेपर नहीं है, बल्कि वेपर से लिक्विड है, क्लियर है। तो लेटेंट हीट यूज होगी यहाँ पे, तो लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला स्टेट चेंज के लिए यूज होता है। और देखो ध्यान दो, ठीक है, स्टेट अपोजिटली चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है भाई जो काम लिक्विड से वेपर के लिए हो रहा था, तो हीट टेकन इन कहा,
अब वेपर से लिक्विड के लिए हो रहा है तो हीट गिवन आउट आएगा। क्या आएगा? हीट गिवन आउट। उल्टा काम हो रहा है ना, हीट गिवन आउट, ठीक है। और कहां से कहां तक? फ्रॉम G to F, ठीक है। देखो टेम्परेचर T था, यहां पर BC पर टेम्परेचर कितना था? T। तो ये काम हो रहा था हीट टेकन इन, है ना, फ्रॉम B to C एट टेम्परेचर T। तो टेम्परेचर T पर L था जो हीट टेकन इन थी, और टेम्परेचर T माइनस dt पे ये हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ एट टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर कितना है देख लो, G पर, G से F के लिए टेम्परेचर कितना है? ये T माइनस dt। तो एट टेम्परेचर T माइनस dt, ठीक है। देखो ध्यान देना, जब टेम्परेचर T तो हीट L मानी, जब टेम्परेचर T माइनस dt है तो जो हीट हो जाएगी L माइनस TL हो जाएगी। क्या हो जाएगी? L माइनस DL। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, टेम्परेचर T के लिए L है तो dt के लिए DL है, ठीक है। और जब टेम्परेचर घट गया तो हीट भी तो घट जाएगी, ठीक है। तो L ये इसके T माइनस dt टेम्परेचर पर जो हीट बाहर जाएगी वो कितनी मान लिया आप, मतलब कितनी हो जाएगी? L माइनस DL। चारों पॉइंट हो गए। अब आप पहले तो यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अब मैं जिसकी मुझे आवश्यकता है केवल वही रखूंगा, बाकी मैं रफ करके आगे चलता हूं। देखो एक बात सुनो ध्यान से, आप एक बात देख पा रहे हैं। देखो फर्स्ट केस में हीट टेकन इन, ली गई हीट है यहाँ पर, यहाँ भी देखो दूसरे केस में भी ली गई हीट है, और तीसरे में गिवन आउट, ठीक है जी। देख सकते हो तीसरे में क्या है? गिवन आउट। तो इसका मतलब है तीसरे केस में हीट दी जा रही है, और देखो चौथे केस में हीट क्या है? गिवन आउट। इसका मतलब है चौथे केस में भी हीट दी जा रही है। तो इसका मतलब फर्स्ट 2 केसेस में हीट ली जा रही है, बाद के 2 केसेस में हीट दी जा रही है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, फिर ली हीट कितनी जा रही है? तो भैया जो हीट दी जा रही है उन्हें माइनस कर दो, और जो ली जा रही है उन्हें प्लस कर दो, तो पता चल जाएगा कि कितनी नेट हीट ली। तो वही लिखो आप, देन नेट हीट, ठीक है, टेकन इन, जो ली है आपने, टेकन इन, और किसके द्वारा? बाय सिस्टम, सिस्टम के द्वारा। और किस में? इस साइकिल में, इन साइकिल, साइकिल का नाम है FBCGF। इस साइकिल में जितनी भी हीट आपने ली वो नेट हीट आप निकाल लो। तो मैंने कहा भाई हीट जितनी ली वो देखनी है, तो फिर जो ली है वो प्लस कर दो, ठीक है, S1 dt, ठीक है। जो ली है वो तो प्लस ले लो, प्लस ये भी तो ली है L, और जो डी है वो माइनस कर दो, ठीक है भैया। जैसे कि इस तरीके से, जैसे आपको 25 रुपये मिले, 23 रुपये मिले, आपने 15 रुपये दिए और 5 रुपये दिए, तो भैया आपको बताना है कितने मिले। तो जो मिले हैं वो प्लस कर दो, जो दिए हैं वो माइनस कर दो, तो सीधी सी बात है। तो ऐसे ही जो हीट मिली है उसे प्लस ले लो, जो हीट दी है वो माइनस ले लो। तो पहले दोनों प्लस ले ली क्योंकि ये है ना, मिली थी, ली थी हमने, और जो दी है वो है S2T, तो ये माइनस कर दो S2 dt, और दूसरी भी माइनस हो जाएगी, कितनी है? L माइनस, ये भी माइनस हो जाएगी L माइनस DL, ठीक है जी। L माइनस DL ये भी माइनस हो जाएगी, क्लियर है। तो जो ली थी वे सब प्लस कर दी, जो दी है वो माइनस कर दी। और मान लो ये हीट है, ठीक है, नेट हीट, तो मान लो Q है, तो Q बराबर देखो S1 dt प्लस L माइनस S2 dt और माइनस L प्लस DL, L से L कट जाएगा, तो बचेगा Q बराबर S1 माइनस S2 dt कॉमन ले लो और प्लस DL। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हीट सिस्टम ने ली है, और जब सिस्टम इस हीट को ले रहा है तो इससे वर्क करेगा या नहीं, तो इसलिए सिस्टम वर्क करेगा। तो वर्क और निकाल लो ठीक है जी। अब वर्क निकाल लो भाई, जब आपने हीट ली है तो उस हीट का कुछ वर्क भी तो करोगे, ठीक है। तो देन
ये जो हीट इसने ली थी ये इसने किस में कन्वर्ट कर देगा, वर्क कर देगा इसका, है ना। तो देन वर्क डन, ठीक है जी। वर्क डन किस साइकिल में, इस साइकिल में ही, जिसका नाम है FBCGF। वो वर्क डन कितना हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन का आप फॉर्मूला जानते हो, वर्क डन एरिया के बराबर हो जाता है, एरिया ऑफ साइकिल, और साइकिल का नाम है FBC, है ना, GF। तो वर्क डन इस एरिया के साइकिल के बराबर हो जाएगा। ये तो पहले पढ़ा रखा है, एरिया ऑफ साइकिल, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा रखा है, और कल भी ये फॉर्मूला यूज किया था ऐसे ही, वर्क डन एरिया के बराबर रख के। जो एरिया है ना इस साइकिल का, देखो यदि ये लगभग पास हो, ये ABEF, तो ये जो ये ग्राफ है ये लगभग सीधा होगा या नहीं, मतलब ये जो ग्राफ का ये है ये सीधा होगा और ये भी लगभग सीधा होगा, तो ये लगभग आयत बन जाएगा। ऐसा मानकर आपको चलना है कि ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसे मान के चलो, रेक्टेंगल यानी आयत, रेक्टेंगल FBCG, है ना। इस रेक्टेंगल का एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी लंबाई देखो यही तो है, मान लो भाई FG और BC लगभग बराबर हैं। मैंने कहा यदि ये दोनों पास पास हो तो, है ना, ये दोनों पास पास हो तो BC और FG तो लगभग बराबर होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है BC ले लो, क्योंकि B पर आपको V1 V2 पता है ना, B और C पर, तो भाई आपने मान लिया इसकी लंबाई है BC, और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको दिख ही रही है कितनी है, ये है DP, ठीक है जी। BC की वैल्यू रख दो, BC कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 माइनस V1, देख पा रहे हो ना, BC तो V2, है ना भाई। BC का मतलब है BC सार मतलब C का है V2, और B क्या है V1, तो V2 माइनस V1, ये तो कल ही बताया था। तो हो जाएगा V2 माइनस V1 और इंटू DP। तो W बराबर कितना आया, V2 माइनस V1 इंटू DP। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आपने हीट निकाल दी, वर्क निकाल दिया। अब आप लगा लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख देना। क्या होता है, dq बराबर होता है dw प्लस du। लेकिन आप जानते हो ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में पढ़ा रखा है मैंने, इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। क्योंकि देखियो F से चला घूम फिर कर F पर आ गया, F से चला F पर आ गया, तो सिस्टम जिस स्टेट में था पहले उसी स्टेट में आ जाता है। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। तो इसलिए साइक्लिक प्रोसेस में du कितना होता है, जीरो होता है। तो लिख देना इन साइक्लिक प्रोसेस du बराबर जीरो। तो देखियो dq बराबर dw प्लस जीरो, ठीक है, dq बराबर, ठीक है, dq बराबर किसके आया, dw के, ठीक है जी। और dw नहीं माना, w माना है, तो हो जाएगा w। तो dq की वैल्यू रख दो आप और w की वैल्यू रख दो। मान लो ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो dq की वैल्यू कितनी है, रखो S1 माइनस S2 dt प्लस dl, ठीक है जी। और बराबर w की वैल्यू है V2 माइनस V1 इंटू dt, ठीक है जी। कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये जो dt है या dp है, dp है तो ठीक है, ठीक है ना, dp है ये। आप एक काम करो, dt कॉमन ले लो या दोनों तरफ dt से भाग कर दो। कैसे कह दो, dt कॉमन लोगे तो dt बाहर आया तो बचेगा S1 माइनस S2, और यहाँ dt नहीं है तो dl अपॉन dt हो जाएगा, और ये V2 माइनस V1 और इंटू में dp। कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है जी। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है जी। देखो अब सारा दिख रहा होगा, क्लियर है। तो ये dt जो है ना अपोन में ले जाओ, तो इधर देख लो तो क्या आ जाएगा,
S1 माइनस S2, ठीक है, प्लस dl अपॉन dt और बराबर ये जो अब ये dt इधर ले जाओ तो ये V2 माइनस V1 और ये हो जाएगा dp अपॉन dt। ठीक है, इस dp अपॉन dt की वैल्यू रख दो कहाँ से, इससे। ये है फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन। तो मैंने कहा था ना सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो बस इसकी वैल्यू रख दो dp अपॉन dt की, तो S1 माइनस S2 प्लस dl अपॉन dt बराबर V2 माइनस V1 और dp अपॉन dt की वैल्यू है ये क्या है, L अपॉन T V2 माइनस V1 और लिख देना साइड में फ्रॉम फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन। तो देखो इससे ये कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस जो बचा वही आपकी समीकरण हो जाएगी, हो जाएगा S1, बल्कि ऐसे कर लो, इस तरीके से आता है ये S1 माइनस S2 बराबर L अपॉन T, ठीक है, माइनस dl अपॉन dt। ठीक है, ऐसे होती है, या इसे इधर लिख दो उसे उधर लिख दो। तो आपकी सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन कितनी आ गई, ठीक है, S1 माइनस S2 बराबर आया आपका L अपॉन T माइनस dl अपॉन dt। तो उसे इधर लिख सकते हो, इसे इधर लिख सकते हो, या ऐसे भी आप लिख सकते हो, दोनों तरफ माइनस कॉमन लेके काट दो तो बचेगा S2 माइनस S1 बराबर कोई भी रूप दे सकता है dl अपॉन dt माइनस L अपॉन T, ऐसे भी कह सकता है। ठीक है, इसे इधर लिख दे, इसे इधर लिख दे, कैसे दे दे। तो मेन तो समझ में आ गया ना, ये है आपकी सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन, जिसे आप क्लोसियस लेटेंट हीट इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे यहाँ तक बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। टेलीग्राम चैनल पर PDF नोट्स आपको मिल रहे हैं। यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक है, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।